Namaskar. Today's lecture is relating to rule against perpetuity. आज के इस क्लास में हम रूल अगेंस्ट परपेचुइटी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 14 में प्रावधानित है। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी मीन्स रूल अगेंस्ट सच ट्रांसफर विच मेक्स प्रॉपर्टी इनएलिनेबल फॉर इनडेफिनिट पीरियड। सो जहां तक परपेचुइटी का मतलब है, परपेचुइटी का अर्थ होता है शाश्वत, निरंतर। तो यह धारा ऐसा नियम प्रावधानित करती है जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि संपत्ति का संकेंद्रण एक स्थान पे नहीं हो सकता है। द रूल सेज दैट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टाइड एट वन प्लेस। So when we read section 14 of this Transfer of Property Act, it says that no transfer of property can operate to create an interest which is to take effect after the lifetime of one or more person living at the date of such transfer, and the minority of some person who shall be in existence at the expiration of that period, and to whom, if attains full age, the interest created is to belong. So when we see the section 14, the negative expression has been mentioned here. इसमें जो प्रावधान किया गया है वो नकारात्मक प्रावधान है, नो से शुरू होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि धारा 14 को समझने के पहले धारा 13 और धारा 20 को आपको समझना पड़ेगा। सो सेक्शन 14 will be read with section 13 and 20 together, because जब हम 14 की बात करते हैं, when we talk about section 14, it starts from the word no transfer of property can operate to create an interest. It means it is talking about the transfer in favor of unborn person. But the moment we read section 20, it says the moment unborn person borns, he gets vested interest in the property. Unborn person borns, he gets vested interest in the property. ये प्रावधान किया गया है धारा 20 में। लेकिन उसके पहले आपको धारा 13 समझना पड़ेगा, क्योंकि धारा 13 जो है वो एक तरह से धारा 5 का अपवाद है। क्योंकि धारा 5 में यह कहा गया है कि जब भी संपत्ति का अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत किया जाएगा, वो दो जीवित व्यक्तियों के बीच में ही होगा, जबकि धारा 13 संपत्ति का अंतरण किसी अजन्मे व्यक्ति के फेवर में करने के लिए प्रावधानित करती है। So section 13 says a property can be transferred for the benefit of an unborn person, but subject to the condition that are mentioned under section 13 of the Transfer of Property Act. डायरेक्टली हम अनबॉर्न को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, बिकॉज द सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट प्रोहिबिट्स इट, because it says intervivus transfer must be there. Intervivus here means between two living persons. सेक्शन 13 कहता है कि अनबॉर्न पर्सन के हित के लिए, फायदे के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले उसके दो रिक्वायरमेंट है, वो पूरा करना पड़ेगा। नाउ व्हाट आर दोज टू रिक्वायरमेंट्स? First of all, a prior interest must be created in favor of a person who was living at the date of transfer. मीन्स सबसे पहले संपत्ति का अंतरण किसी ऐसे व्यक्ति के फेवर में करना पड़ेगा। एक्चुअली उसके फेवर में अंतरण नहीं किया जाता, बल्कि प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को जो अंतरण की तारीख पर जीवित हो, तथा अंतरती अल्टीमेट बेनिफिशियरी, या आप कह सकते हैं कि जो अनबॉर्न पर्सन है उसके फेवर में जो अंतरण किया जाएगा वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। मीन्स नो इफ नो बट, पूरा का पूरा हित उसके फेवर में अंतरित होना चाहिए। तो क्या हमने देखा कि when a person is interested to transfer a property in favor of an unborn person, first of all he has to create a prior interest in favor of some person who is living at the date of transfer. वो अंतरक को यदि किसी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में संपत्ति का अंतरण करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले संपत्ति का अंतरण करते समय यह ध्यान रखना होगा
कि एक प्रायर इंटरेस्ट पूर्ववर्ती हित किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में निहित करे जो अंतरण की तारीख पर जिंदा हो, और अनबाउंड पर्सन अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में वो पूरा का पूरा हित निहित होना चाहिए। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मस्ट बी ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबाउंड पर्सन। ये दोनों एलिमेंट जब पूरे होंगे तभी अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में अंतरण हो सकता है। अब यहाँ एक बात और आती है कि अजन्मे व्यक्ति को अगर हित लेना है, उसके फेवर में अगर वेस्टेड इंटरेस्ट मिलना है उसको, तो क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? नंबर एक, धारा 13 का नंबर 1 और नंबर 2 तत्व जो हमने अभी देखा वो तो पूरा होना ही चाहिए। साइमल्टेनियसली द अनबाउंड पर्सन मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रायर इंटरेस्ट। सो प्रायर इंटरेस्ट खत्म होने के पहले, प्रायर इंटरेस्ट मीन्स जो उस व्यक्ति को, जिस जिंदा है, अंतरक ने जिस व्यक्ति को पूर्ववर्ती हित निहित किया है, उसके निहित हित को समाप्त होने के पहले, नॉट निहित हित नहीं दिया, रादर उसके फेवर में हित निहित किया है, वो समाप्त होने के पहले अनबाउंड पर्सन को एट लीस्ट ही मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस, कम से कम वो माँ के गर्भ में जरूर आ जाना चाहिए। अब पूर्ववर्ती हित जो निहित किया गया है किसी व्यक्ति के बारे में, किसी व्यक्ति में, वो लिमिटेड भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा उसके जीवन भर के लिए किया जा सकता है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो केवल एक ही व्यक्ति नहीं, एक से अधिक व्यक्तियों को भी पूर्ववर्ती हित निहित किया जा सकता है। प्रायर इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड नॉट ओनली इन फेवर ऑफ वन पर्सन, रादर इट कैन बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ मोर देन वन पर्सन आल्सो। सो ये चीजें, एंड दैट अनबाउंड पर्सन मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ दिस प्रायर इंटरेस्ट। ओनली देन द अनबाउंड पर्सन विल गेट द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, अदरवाइज नॉट। तो और जैसे ही हम धारा 20 पढ़ते हैं वो कहती है कि जैसे ही अजन्मा व्यक्ति जीवित जन्म लेता है उसके पक्ष में निहित हित मिल जाता है, उसको निहित हित मिल जाता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट उसके फेवर में निहित हो जाता है। ये तो हुआ धारा 20 की बात। अब इसको समझने के पहले, 14 में घुसने से पहले दो तीन चीजें हमें ध्यान रखना है। सो वी हैव टू पे टू थ्री थिंग्स, पे अटेंशन ऑन टू थ्री थिंग्स। Number one, there may be confusion in your mind that section 5 is saying one thing, section 13 is saying other thing. आप ये सोच रहे होंगे कि धारा 5 तो यह कहती है कि संपत्ति का अंतरण केवल दो जीवित व्यक्तियों के अंतर्गत ही हो सकता है, और धारा 13 कहती है एक अजन्मे को भी दिया जा सकता है। तो लिटिल बिट यू कैन से कन्फ्लिक्ट, नॉट अ कन्फ्लिक्ट एक्चुअली, दिस इज कॉन्ट्रेरी टू सेक्शन 5। धारा 13 थोड़ा सा धारा 5 से डिफर करती है। तो यहाँ पे एक चीज यह देखना होगा कि हम जब किसी किसी अधिनियम को पढ़ते हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू रीड एनी एक्ट एंड देयर इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजंस ऑफ सेम स्टैट्यूट, then we cannot give priority to one, and we cannot you can say derogate the provision of others, rather we have to give equal weightage to both। हम जब किसी अधिनियम या किसी एक्ट के दो या दो से अधिक प्रोविजंस को पढ़ते हैं और पाते हैं कि दोनों में कन्फ्लिक्ट है, तो हम किसी एक प्रोविजन को दूसरे प्रोविजन पे प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, रादर उनके बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई करना चाहिए। हार्मोनियस मीन्स दोनों के बीच में हार्मोनी स्टैब्लिश करनी चाहिए। अगर ऐसा करने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकलता है, देन देयर इज वन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का एक बेसिक रूल है। पहला रूल क्या है कि स्टेट्यूट मस्ट बी रेड एज होल। आप ये नहीं कर सकते कि हम धारा 5 को पढ़ेंगे, धारा 13 को नहीं पढ़ेंगे, और धारा 13 को पढ़ेंगे, धारा 5 को नहीं पढ़ेंगे। एंड यू शुड नॉट रीड द प्रोविजन इन आइसोलेशन, रादर इट शुड बी रेड टुगेदर। तो ये साथ साथ पढ़ने के बाद हम देखते हैं अगर कोई कंक्लूजन नहीं पड़ता है और दोनों में कन्फ्लिक्ट रहता है, तो अनदर प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज देयर दैट स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर द जनरल लॉ। तो यहाँ पर धारा 13 जो है वो स्पेशल प्रोविजन है, और धारा 5 जब देखते हैं तो जनरल प्रोविजन की बात करता है, मतलब संपत्ति का अंतरण लोगों के बीच में कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे हम धारा 13 को थोड़ा प्रायोरिटी देंगे, और धारा 13 और 20 को पढ़ते हुए हम धारा 14 पे पहुंचेंगे। अब हम धारा 14 की बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको
कि ये रूल अगेंस्ट परपिचुटी की बात करता है धारा 14। रूल अगेंस्ट परपिचुटी मीन्स indefinite period. Indefinite period means uncertain period. Uncertain you can say means time has not been fixed. कोई समय निश्चित नहीं है। हाँ, तो अगर किसी संपत्ति का अंतरण कोई अंतरक इस तरह से करता है, ये संपत्ति मेरे बाद मेरे बेटे के, उसके बाद उसके बेटे के, उसके बाद इसके बेटे या बेटी को मिलेगी, और उसके बाद मीन्स ये कंटिन्यू करता रहता है, तो इस तरह का अंतरण जो है वैध नहीं माना जाएगा। और धारा 14 कहती है कि उस तरह का अंतरण जो है लास्ट में वाइड हो जाएगा। धारा 20 कहती है कि जैसे ही अनबाउंड पर्सन बाउंड होता है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन धारा 14 थोड़ा सा रिलैक्सेशन उसमें देते हुए कहती है कि ठीक है, वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा होते ही व्यक्ति को मिल जाना चाहिए, धारा 20 कहती है। लेकिन धारा 14 कहती है कि किसी अजन्मे के फेवर में वेस्टेड इंटरेस्ट को पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन कितना दूर तक किया जा सकता है, कितने समय तक किया जा सकता है, यही चीज धारा 14 में स्पष्ट की गई है। तो धारा 14 कहती है कि नो प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन unless that section 13 is fulfilled, and section 13 if fulfilled, then section 20 will come in between. Section 20 comes the moment unborn person born, he will get vested interest in the property. Vesting of interest may be postponed as provided in section 14, but up to what extent it can be postponed, it has been mentioned in section 14. Means किस सीमा तक वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट में भी पोस्टपोन इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन, ये धारा 14 में कहा गया है। So this disposition of perpetuity may arise in two ways. क्या क्या है, दो चीजें क्या है। एक तो हमने धारा 10 में पढ़ा है। धारा 10 क्या कहती है? बाई टेकिंग अवे द पावर ऑफ एलिनेशन फ्रॉम ट्रांसफरी, मीन्स ट्रांसफरी से ये पावर ही ले लिया जाए कि अंतरक ने संपत्ति को अंतरित कर दिया, और ये पावर ही उससे ले लिया कि तुम इस संपत्ति का पुनः अंतरण नहीं करोगे। यू कैन नॉट रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी। इट मीन्स ट्रांसफरर इज टेकिंग अवे द पावर ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम ट्रांसफरी। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? बाय क्रिएटिंग फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट विच इज प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 14। फ्यूचर रिमोट इंटरेस्ट क्रिएट करके भी अंतरित का पावर अंतरक ले सकता है। कैसे ले सकता है? सपोज ए है, ए ने संपत्ति का अंतरण बी के फेवर में किया, और उसके बाद किया, और उससे कहा कि तुम अगर संपत्ति का रीट्रांसफर नहीं करोगे, तुम संपत्ति को रीट्रांसफर नहीं कर सकते हो, तुम अपनी जिंदगी में एंजॉय करोगे। इट मीन्स उसके पावर को आपने ले लिया, अंतरक ने ले लिया। दूसरा क्या है कि जो धारा 14 बात करती है, धारा 14 कहती है कि मान लीजिए ए है, ए को अपनी प्रॉपर्टी किसी अजन्मे व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफर करना है, तो धारा 13 का जैसे ही एलिमेंट पूरा होगा, जन्मी पक्ष के व्यक्ति के पक्ष में किया गया ट्रांसफर वैलिड हो जाएगा। और लेकिन साथ ही साथ अंतरक यह कहता है कि अजन्मा व्यक्ति जब पैदा होगा तो भी उसको वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, रादर उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा एक पर्टिकुलर एज पाने के बाद। जैसे उस उम्र का हो जाएगा, उसको ये प्रॉपर्टी उसके पक्ष में निहित हो जाएगी। ही विल गेट द वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। बट वो किस सीमा तक, ये हमारा धारा 14 कहता है कि किस सीमा तक इस पे लगाया जा सकता है। तो धारा 14 कहती है कि up to maximum period for the remoteness of vesting of interest in favor of unborn person will be, क्या होगा? प्रायर इंटरेस्ट प्लस age of minority. Age of minority means that when the age of minority will be over. Suppose A ने किसी अजन्मे बच्चे के पक्ष में एक संपत्ति का अंतरण किया, और by same transaction created a prior interest in favor of Mr. X for 10 years. So that unborn person must come into existence before the completion of 10 years. So अगर वो 10 साल के पूरा होने के पहले एग्जिस्टेंस में आ जाता है, सपोज जो पैदा हो जाता है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ ही विल गेट वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ट्रांसफरर
ये कंडीशन लगा देता है कि दिस अनबॉर्न पर्सन को तभी वेस्टेड इंटरेस्ट मिलेगा जब वो 18 साल का हो जाएगा या 17 साल का हो जाएगा। तो इस तरह का जो पोस्टपोनमेंट ऑफ वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन है वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन इफ ट्रांसफरर imposes the condition that I am transferring my property to unborn person who will get the property after attaining the age of 19 years, तो इस तरह का ट्रांसफर जो है धारा 14 के अंतर्गत वाइड होगा, क्योंकि प्रायर इंटरेस्ट प्लस मैक्सिमम 18 ईयर्स, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, एग्जिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं। जब हम एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस का यहाँ तात्पर्य होता है कि बच्चा एटलीस्ट अपनी माँ के गर्भ में आ जाए। ठीक है, तो कब आ जाए? पूर्ववर्ती हित समाप्त होने के पहले बच्चे को माँ के गर्भ में आ जाना चाहिए, तभी वो अंतर्ती के रूप में हकदार होगा। तो अब हम धारा 14 के तत्वों को देखते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 14? सो देयर आर वेरियस एलिमेंट्स, जस्ट आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। पहला एलिमेंट है देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक संपत्ति का अंतरण हुआ है। द ट्रांसफर इज फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन हु हैज बीन गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, जो हमने धारा 13 में देखा है कि ये ट्रांसफर कैसा है, ये फॉर द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन हु हैज बीन गिवन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। यहाँ पे दो चीजें हैं कि ट्रांसफर कैसा है। ट्रांसफर है किसी अनबॉर्न पर्सन के पक्ष में किया गया है, और अनबॉर्न पर्सन को कैसा इंटरेस्ट दिया गया है? एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर किया गया है। थर्ड ingredient is the vesting of interest in favor of unborn person is preceded by life or preceded by life interest or more than one person who is living at the date of transfer, means it is preceded by prior interest. The vesting of interest in favor of unborn person is preceded by प्रायर इंटरेस्ट। और ये प्रायर इंटरेस्ट कैसा हो सकता है? प्रायर इंटरेस्ट लाइफ इंटरेस्ट भी हो सकता है या किसी लिमिटेड टाइम के लिए भी हो सकता है। लाइफ इंटरेस्ट का मतलब जो जिस व्यक्ति के पक्ष में एट द डेट ऑफ ट्रांसफर पूर्ववर्ती हित निहित किया गया है, वो उसके जीवन भर के लिए हो सकता है या उसके 10 साल के लिए हो सकता है, 5 साल के लिए हो सकता है। हाँ, ये कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन मैक्सिमम उसके लाइफ इंटरेस्ट तक हो सकता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट क्या है? द अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ लास्ट प्रायर इंटरेस्ट, मींस बिफोर द टर्मिनेशन ऑफ प्रायर इंटरेस्ट द अल्टीमेट बेनिफिशियरी मस्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। इफ he is not coming in existence, he means that unborn person is not coming into existence, then he will not be the competent transferee. ओके, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर वो प्रायर इंटरेस्ट खत्म होने के पहले में एग्जिस्टेंस में नहीं आता है तो ट्रांसफर का क्या होगा? देन द प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर। एक चीज ये हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि सपोज अनबॉर्न पर्सन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, सो लॉन्ग ही इज इन मदर वूम, जब तक वो माँ के गर्भ में रहेगा अनबॉर्न पर्सन, उसको केवल कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समाश्रित हित मिलेगा। और जैसे ही द मोमेंट ही बर्न्स अलाइव, जैसे वो जीवित पैदा होता है, उसको निहित हित मिल जाएगा। द मोमेंट ही बर्न्स अलाइव ही विल गेट वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। नाउ क्वेश्चन इज, सपोज ही बर्न्स अलाइव एंड सर्वाइव जस्ट 1 second, just a second, after that he dies, then where will this property go? The moment an unborn person burns, he gets vested interest, and suppose he dies, his property will go to his nearest successor. It will not revert back to the transferor. Rather, ये कहाँ जाएगी? ये उसके नियरेस्ट उत्तराधिकारी को चली जाएगी। ये ट्रांसफरर के पास वापस नहीं जाएगी। इवन इफ वो जो अनबॉर्न पर्सन सा पैदा हुआ और सपोज जैसे 1 सेकंड तक जिंदा रहा और मर गया, तो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके नजदीकी उत्तराधिकारियों को चली जाएगी, ना कि अंतरक के पास वापस जाएगी। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वेस्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी मे बी पोस्टपोन ओनली अप टू द लाइफ और लाइफ ऑफ लिविंग पर्सन प्लस माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी, नॉट बियॉन्ड दैट।
यही कह रहा धारा 14 में, कह रहा है कि जब धारा 20 कहती है कि जैसे ही अनबॉर्न पर्सन पैदा होगा उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन धारा 14 कहती है कि चूंकि अंतरणकर्ता ही संपत्ति का मालिक है, उस इसलिए वो अंतरण के समय ये कंडीशन लगा सकता है कि अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो कि अनबॉर्न पर्सन है, वो यद्यप जीवित पैदा होता है लेकिन फिर भी जो प्रॉपर्टी है उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट वो एक पर्टिकुलर एज के बाद ही पाएगा। लेकिन वो एज क्या होगी? इट विल बी मैक्सिमम टू द लाइफ इंटरेस्ट ऑफ प्रायर इंटरेस्टी प्लस माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट मीन्स माइनॉरिटी ऑफ अनबॉर्न पर्सन, नॉट बियॉन्ड दैट। नॉट बियॉन्ड मीन्स इससे ज्यादा का कंडीशन अगर ट्रांसफर लगाता है, देन ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न पर्सन विल बी वाइड, इट विल बी वाइड। So basic philosophy is that there should not be any interval between the termination of preceding interest and its consequent vesting in ultimate beneficiary। ऐसा क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि कोई भी देयर शुड नॉट बी एनी इंटर, कोई गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन द टर्मिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग इंटरेस्ट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट वेस्टिंग इन अल्टीमेट बेनिफिशियरी। आने का मतलब जैसे ही अनबॉर्न पर्सन बॉन्ड करता है उसको वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। जनरल, दिस इज जनरल लॉ, बट सेक्शन 14 स्पेशल प्रोविजन बनाती है। जैसा कि लिखा, हाउ एवर एज पर सेक्शन 14 इट कैन बी पोस्टपोन बट नॉट बियॉन्ड द पीरियड एज प्रिस्क्राइब अंडर दिस सेक्शन। जितना प्रिस्क्राइब किया गया है उससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। ओके, if in a transfer of property vesting of interest is postponed beyond period, what will the consequence? The transfer would be void। इस तरह का ट्रांसफर void होगा। एक फार्मूला है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग इज प्रायर इंटरेस्ट प्लस माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। ओके, maximum period, this is maximum period for the remoteness of vesting is prior interest। prior interest may be in favor of 1% or more than 1%। उदाहरण के तौर पे अगर समझते हैं, सपोज ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी को एक किसी अजन्मे व्यक्ति के फेवर में ट्रांसफर किया है और बाय सेम ट्रांजैक्शन ही क्रिएटेड प्रायर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स फॉर 10 ईयर। 10 साल के लिए मिस्टर एक्स के बारे में पूर्ववर्ती हित दिया, यक्स के बाद वाई के बारे में भी 5 साल के लिए दिया। देन टू अल्टीमेट बेनिफिशियरी, यहाँ क्या होगा? 10 + 5 15 साल प्लस मैक्सिमम 18 साल, 18 10 28 5 33 साल के अंदर ही, 33 साल पूरा होते होते अनबॉर्न पर्सन को वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर का कोई कंडीशन लगाया गया, जैसे कि एक्स ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया किसी अजन्मे व्यक्ति को और पूर्ववर्ती हित निहित किया मिस्टर एक्स के, सॉरी मिस्टर पी के फेवर में 20 साल के लिए, और उसके बाद अजन्मे व्यक्ति को जब वह 19 साल का हो जाएगा, तो ये जिस तरह का कंडीशन है, ये कंडीशन वाइड है, बिकॉज जो लिमिटेशन मैक्सिमम सेक्शन 14 में दिया गया उसके ऊपर है। इस तरह करने से जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है, अजन्मा व्यक्ति है, उसके पक्ष में जो भी ट्रांसफर किया गया वो वाइड मान लिया जाएगा। And suppose if ultimate beneficiary in mother womb, then maximum permissible remoteness of vesting is life of preceding interest plus gestation period of ultimate beneficiary plus minority of the unborn person। तो इसमें अगर वो बच्चा अल्टीमेट बेनिफिशियरी प्रायर इंटरेस्ट खत्म होते होते माँ के गर्भ में आया है, तो कुछ अलग फार्मूला है, जैसे लाइफ ऑफ प्रीसीडिंग इंटरेस्ट प्लस माँ का जो गर्भकाल जितने दिन तक बच्चा रहता है वो भी उसमें जुड़ जाएगा, प्लस माइनॉरिटी ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी। अब यहाँ हम एक एग्जांपल के जरिए अगर इसको समझेंगे तो आसान रहेगा। जैसे ए ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी टू हिज अनबॉर्न ग्रैंडसन मिस्टर एस, बाय सेम ट्रांजैक्शन क्रिएटेड प्रायर इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ एक्स फॉर हिज लाइफ, and also A imposes the condition that yes will get vested interest in the property when he attains the age of majority। Here yes will be competent transferee if he at least comes into mother womb before the termination of prior interest, that is before death of Mr. X।
तो इस उदाहरण में हमने ये देखा कि सपोज एक ए हैं, उन्होंने अपनी संपत्ति को किसी अजन्मे व्यक्ति अपने ग्रैंड सन को दिया, और बाय सेम ट्रांजेक्शन उसी अंतरण के अनुक्रम में क्रिएटेड प्रायर इंटरेस्ट, एक पूर्ववर्ती हित एक्स के फेवर में अंतरित किया, और एक कंडीशन भी लगाया कि यस will get yes the vested interest in the property when he attains the age of, yes जो है तभी प्रॉपर्टी में निहित हित पाएगा when he attains the age of majority, जब वो वयस्कता को प्राप्त कर लेगा। तो ऐसी स्थिति में यस के फेवर में किया गया ट्रांसफर वैलिड होगा कब, जब एटलीस्ट वो माँ के गर्भ में, प्रायर इंटरेस्ट खत्म होते होते वो माँ के गर्भ में आ जाए, तो वो एक कंपिटेंट ट्रांसफर माना जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, सो लॉन्ग ही इज इन मदर, जब तक वो माँ के गर्भ में, उसको समाश्रित हित ही मिलेगा, आई विल गेट कंटिजेंट इंटरेस्ट ओनली। और जैसे ही वो पैदा हो जाता है, जनरली उसे वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन अगर कोई कंडीशन ट्रांसफरर ने लगा दिया है, जैसे कि धारा 14 में है, वो कंडीशन लागू होगी और वो ट्रांसफरी अल्टीमेट बेनिफिशियरी संपत्ति का निहित ही तभी पाएगा जब वो कंडीशन फुलफिल करता है। हाँ? वो एक और इम्पोर्टेंट चीज इस सेक्शन में है कि रिगार्ड ऑफ पॉसिबल इवेंट नॉट ऑफ एक्चुअल इवेंट। सो इन डिसाइडिंग क्वेश्चन ऑफ रिमोटनेस ऑफ वेस्टिंग, रिगार्ड मस्ट हैव टू पॉसिबल इवेंट नॉट ऑफ द एक्चुअल इवेंट। इस चीज को हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। A makes a gift of his property to his son B for his lifetime and to his daughter when she attains the age of 21 years. A makes a gift of his property to his son for his lifetime and to his daughter and to his daughter when she attains the age of 21 years. यहाँ पे जो कंडीशन लगाई गई 21 ईयर की है। B has no issue. B has no issue. If B has no issue, it means daughter is not in existence at the date of transfer. So the gift in favor of which daughter is void. Daughter, B's daughter is void. Is void because the vesting in favor of unbound person is beyond the prescribed period. This is beyond the prescribed period as provided in section 14. ये जो 21 साल की बात की है ये इसमें कि जब डॉटर 21 साल की हो जाएगी तभी उसको संपत्ति में निहित हित मिलेगा। ये जो सेक्शन 14 में जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन के बियॉन्ड है। दैट्स व्हाई ट्रांसफर इन फेवर ऑफ डॉटर इज वाइड। इन द अबव इलस्ट्रेशन देयर मे बी सिचुएशन दैट बिफोर डेथ ऑफ बी द डॉटर वाज बॉर्न एंड शी बिकेम 21 ईयर। यद्यपि यह हो सकता है कि जो प्रायर इंटरेस्टी है जिसके फेवर में संपत्ति अंतरित की गई है, दैट इज फॉर क्या कितना दिन के लिए की गई है, उसके लाइफ इंटरेस्ट के लिए की गई है। तो जो पूर्ववर्ती हित का व्यक्ति है, कौन है, मिस्टर बी, उनके लाइफ इंटरेस्ट में के लिए की गई है। तो सपोज उनके जिंदा रहते ही बच्ची पैदा हो जाए, डॉटर इज बॉर्न एंड शी बिकेम 21 ईयर्स, फिर भी वो उस संपत्ति में हित नहीं पाएगी बिकॉज इट वायलेट द कंडीशन ऑफ सेक्शन 14. No? That is why we think that, or we think that it cannot be beyond the prescribed period of section 14 of the Transfer of Property Act. So that is why it has been written that regard of possible event, not of actual. Actually, she became 21 years before the termination of prior interest. फिर भी उस लड़की को संपत्ति का जो निहित हित है वो नहीं मिलेगा। मीन्स अंतरण इन फेवर ऑफ या ट्रांसफर इन फेवर ऑफ दैट अनबॉर्न पर्सन, दैट अनबॉर्न डॉटर विल बी void. But there are certain exceptions where this section 14 is not applicable. कब कब है वो, कौन से अपवाद हैं धारा 14 में? धारा 14 में 3 अपवाद हैं। नंबर 1, अगर ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक है,
अगर ऐसा ट्रांसफर जो पब्लिक के बेनिफिट के लिए किया गया, देन सेक्शन 14 विल नॉट बी अप्लाइड। If there is personal agreement between the parties, then section 14 will not be applied. अगर आपस में करार है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है दोनों पार्टीज का, then TPA will not, sorry, section 14 will not be applied. And under Muslim law also, the transfer like वक्फ अल औलाद, वक्फ अल औलाद के मामले में भी, बिकॉज ये मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आता है, उसमें भी सेक्शन 14 लागू नहीं होता है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही, फिर मिलेंगे। सो धन्यवाद।